नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये शिला सावक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मर्त्य मानव के विजय का तुर्य हूँ मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। लेकिन ठंड इतनी बढ़ गई है कि सूर्य भी कहीं छिप गए हैं, इसलिए ज़्यादा जोश में रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को ढक करके हीटर के सामने बैठ करके रखने की ज़रूरत है। अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, नहीं तो ठंड लगने के बाद तो दिक्कत होगी ही। खैर, चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 4 जनवरी का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक मान्यता प्राप्त मानवाधिकार है। क्योंकि देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर यह निर्णय दिया। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद पहले जो है संपत्ति जो है मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(f) में और अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार और इसके अधिग्रहण और उसके मुआवजे को लेकर प्रावधान किया गया था। लेकिन वर्तमान में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके 301 में शामिल कर दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 301(a) में शामिल किया गया और इसे एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। 301(a) में कहा गया है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, यानी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी उसके लिए एक प्रॉपर वे होगा, कोई वजह होगी, उस वजह के आधार पर उसके संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए भूमि अधिग्रहण का मामला है ना, जैसे रोड बनाना हो या कुछ कल्याणकारी कार्य करने हो तो संपत्ति को लिया जा सकता है, लेकिन वह प्रक्रिया उसकी उचित होनी चाहिए। ठीक है। अभी हाल ही में एडवांस इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का विकास किया। यह एक स्तन कैंसर के इलाज के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया है। इसका इलाज किया था आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने, यानी आईआईटी गुवाहाटी के जो शोधकर्ता थे उन्होंने एडवांस इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का विकास किया है। ठीक है। यह इस हाइड्रोजेल में प्रोटीन बेस्ड अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड्स का उपयोग किया जाता है और ये पेप्टाइड्स शरीर में के तरल पदार्थों में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, जिससे यह इंजेक्शन के स्थान पर स्थिर रहता है। ठीक है। इस हाइड्रोजेल का उपयोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टिश्यू इंजीनियरिंग जैसे जैविक चिकित्सकों में किया जा रहा है। बाकी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब इसके बारे में चर्चा की जाएगी तो हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि किस तरह के फंक्शन से यह कार्य करता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नोरो वायरस, देखिए कोरोना के बारे में आपने पढ़ा ही समझा ही। अब यह अमेरिका में कुछ हिस्सों में नोरो वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। ठीक है। यह बेसिकली क्या है, एक पेट का फ्लू है, यानी पेट बग है, जो बहुत ही अधिक संक्रामक वायरस है। ये क्या है, ये वायरस है। ठीक है, जिसके कारण जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके कारण उल्टी और दस्त होने लगता है और पेट में सूजन हो जाता है, जिसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहा जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसकी पहली बार पहचान 1970 के दशक में नारवाक एक जगह है ओहियो में एक जगह है नारवाक, वहाँ पर पहली बार इसकी पहचान की गई। ठीक है, ओके। यह एक आरएनए वायरस परिवार का सदस्य है। इसका संचारण जो है सीधे संपर्क से, संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए दूषित भोजन या तरल पदार्थ के सेवन से आदि से होता है। ठीक है, तो नोरो वायरस का पहला संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ हिस्सों में फैल गया है और यह पहली बार इसकी खोज ओहियो में की गई थी, नारवाक जगह से। ठीक है, यह आरएनए वायरस के परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में ग्रामीण महोत्सव की शुरुआत की, यानी उसका उद्घाटन किया। और यह कहाँ है? भारत मंडपम जो प्रगति मैदान है दिल्ली में, उसी में स्थित है। ठीक है, इसका विषय है विकसित भारत 1947 के लिए सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण। याद करना, थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा आपको। इसका विषय क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए एक सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण। यह महोत्सव 4 से 9 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, मतलब शुरू हो गया है। नेक्स्ट है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025। इसके लिए एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, अभी लोकसभा में पेश किया गया था और इसको जनता के राय के लिए भी खोला जाएगा। इस मसौदा में अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। यह जो मसौदा है वो डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत स्थापित किया जा रहा है। यह मसौदा जारी किया जा रहा है जिसमें इसे डेटा गोपनीयता, अनुपालन, प्रसंस्करण तत्व और संबंधित बहुत से प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि जब कोई बच्चा अगर सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है तो बच्चा का मतलब जो 18 साल की उम्र ना हो गया हो, है ना, तो बच्चों को अकाउंट बनाने से पहले अभिभावकों से अनुमति लेना या अभिभावकों का सत्यापन आवश्यक है। और अभिभावकों का सत्यापन कैसे होगा? जो सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जो है, कोई भी जैसे आधार हो गया, है ना, इस तरह के पहचान पत्र को के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रावधान ये करने का बात चल रही है कि व्यक्तिगत डेटा जो एकत्र करने वाले या प्रसंस्करण करने वाली संस्थाएं हैं, जिन्हें डेटा फिड्यूसरीज कहा जाता है, इन पर भी कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे, है ना, ये ऐसे संवेदनशील डेटा का प्रसंस्करण करती हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इनके पर भी कंट्रोल लगाया जाएगा। और जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो सोशल मीडिया से उसका अकाउंट डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, और डेटा फिड्यूसरीज की शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें है डेटा का स्थानीयकरण किया गया, यानी कि कुछ व्यक्तिगत यातायात डेटा को भारत के बाहर स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया या प्रतिबंध रहेगा। अच्छा, इसके अनुपालन में अगर कोई त्रुटि होती है तो उस पर 250 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। 250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इसका बार बार उल्लंघन करने पर पंजीकरण निलंबित या रद्द किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीन में एक वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस की तरह ही है ये। इसमें भी यह वायरस आरएनए वायरस है, उसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। हाल ही में चीन में फैल रहा है। यह कोविड-19 के 5 साल बाद इस तरह का वायरस देखने को मिला है। यह वायरस बेसिकली आरएनए वायरस है जो न्यूमोवायरिडे फैमिली के मेटान्यूमो वायरस क्लास से संबंधित है। यह निमोनिया और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है और यह ज़्यादातर 2 साल के से कम उम्र के बच्चों पर इसका प्रभाव ज़्यादातर देखा जा रहा है। ठीक है, इसमें इसके जो लक्षण हैं वो कोविड-19 से मिलते जुलते हैं, जैसे खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में घरघराहट, सांस लेने में कठिनाई है। ठीक है, इस वायरस की पहली बार पहचान जो है 2001 में हुई थी, जब एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से पीड़ित बच्चों का सैंपल इकट्ठा किया तो पता चला। ठीक है, ग्रामीण गरीबी में गिरावट। अभी SBI ने हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे के माध्यम से बताया कि ग्रामीण में गरीबी में गिरावट हो रही है। जहां 2023 में ग्रामीण में गरीबी जो है वो 7.2% थी, वहीं 2024 में घट करके वो 4.86% रह गई, यानी कि 5% से भी नीचे ग्रामीण गरीबी हो गई है। शहरी गरीबी में भी कुछ अनुपात में कमी की गई, जहां शहरी गरीबी 4.6% थी, वहीं घट करके 4.09% हो गई है। ठीक है, ओके। इस गरीबी निर्धारण के लिए एक नई गरीबी रेखा
तय की गई। 2024 वित्त वर्ष के लिए जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया वह गरीबी रेखा को मतलब सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर ही की गई है। उसको रुपये को ही आधार बनाया गया, लेकिन रुपये को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। गाँवों में 1632 रुपये प्रति माह तय की गई और शहरों में 1944 रुपये प्रति माह तय की गई। तेंदुलकर समिति ने जो है गरीबी निर्धारण के लिए रुपये को आधार बनाया था, है ना, कि रुपये कितना माह खर्च करेगा तो ग्रामीण गरीब होगा और शहर जो इसके नीचे रहेगा उसको गरीब माना जाएगा, गरीब रेखा के नीचे माना जाएगा। तो तेंदुलकर समिति ने जो आधार वर्ष अपनाया था वह 2011 और 12 को आधार वर्ष मान करके यह तय किया था। शहरी क्षेत्रों के लिए उन्होंने 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये तय किए गए थे। लेकिन अभी जो SBI ने गणना की उसमें क्या किया गया, शहरी क्षेत्रों में किया गया कितना 1944 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया 1632 रुपये प्रति माह। एक चीज़ और है इसमें कि यह कहा गया कि उच्च आय वाले राज्यों में बचत दर राष्ट्रीय औसत 31 से अधिक है ना, जो उच्च आय वाले राज्य हैं, जबकि बिहार उत्तर प्रदेश में बचत दर कम है। नेक्स्ट है, तो इसमें ग्रामीण गरीबी कम हुई, बस इतना ही डेटा आपको याद करना है ये कि, और शहरी गरीबी कम हुई और इसका आधार क्या था, ठीक है, और कितने रुपए इसका गरीबी रेखा निर्धारण के लिए कितने रुपए तय किए गए थे, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। रानी वेलु नचियार, प्रधानमंत्री अभी हाल ही प्रधानमंत्री ने वीरांगना रानी वेलु नचियार की जयंती को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बेसिकली 1857 में ये कहा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया था। उससे पहले रानी वेलु नचियार ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। इनका जन्म 3 जनवरी 1730 को तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है, और यह एक विदुषी महिला थी। इन्हें फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू जैसे आदि भाषाएं आती थी। इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए क्या किया, एक मानव बम बनाने की पहल की थी, जिससे ब्रिटिश ताकतों से लोहा लिया जा सके, ठीक है। इन्होंने एक महिला सैनिक की सेना स्थापित की थी, प्रशिक्षित महिला सैनिक की सेना स्थापित की थी, और ये शिवगंगा स्टेट की रानी के रूप में शासन कर रही थी। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया। यह छठा संस्करण है। इसे नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया रिपोर्ट, ठीक है, ओके। और इसमें 4 प्रमुख स्तंभ हैं: लॉजिस्टिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक सेवाएं, परिचालन और विनियामक वातावरण, नवप्रवर्तित सतत लॉजिस्टिक, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, जो टॉप परफॉर्मर हैं लीड्स या लॉजिस्टिक वाले में, मुख्य विशेषताएं जो हैं लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट में जो टॉप परफॉर्मर राज्य हैं उनके बारे में। ये कुछ तटीय राज्यों में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र 3 कम से कम याद करना है, ठीक है। लैंडलॉक ग्रुप्स में जो टॉप परफॉर्मर है उसमें हरियाणा है टॉप परफॉर्मर, उत्तर पूर्वी समूह में असम है टॉप परफॉर्मर, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है, ठीक है। बस मेन एक याद कर लीजिए, बाकी उसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इसको छोड़ सकते हैं, इतना कोई बहुत विशेष नहीं है ये। प्रोजेक्ट विस्तार, IIT मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिल करके प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है किसानों तक डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देना, उनके तकनीकी समाधान उपलब्ध कराना, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर कृषि से संबंधित लगभग 12,000 से अधिक स्टार्टअप को शामिल किया गया है, ठीक है। इससे लाभ होगा, कृषि विस्तार प्रणाली या दक्षता में वृद्धि होगी, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी और बहुत सारे समस्याओं का समाधान होगा, जो जैसे फसल उत्पादन, विपणन, मूल्य से संबंधित जुड़ी या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का प्रोजेक्ट विस्तार के माध्यम से समाधान किया जाएगा, ठीक है। सावित्रीबाई फुले,
सावित्रीबाई फुले का भी हाल ही में 194वीं जयंती 194 94वीं जयंती 194वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, और इन्हीं के याद में, सावित्रीबाई फुले के याद में तेलंगाना में महिला शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। ठीक है, और इनके पति का नाम था ज्योतिराव फुले, जो समाज सुधारक और कार्यकर्ता थे। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर भीड़ेवाड़ा में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। ठीक है, उन्होंने 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। महिला सेवा मंडल की स्थापना कब हुई? 1852 में। ठीक है, और बालिका विद्यालय की स्थापना कब की? 1848 में। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार, बेसिकली गंगाधर एक उड़िया के कवि थे, गंगाधर मेहर, उन्हीं के नाम पर संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1989 में। इस पुरस्कार को, यानी गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार को, उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को दिया गया। 2023 का यह पुरस्कार है और किसको दिया गया? प्रतिभा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इस पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र, 1 साल और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इससे पहले गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार को गुलजार साहब को दिया गया था। अली सरदार जाफरी, केदारनाथ सिंह, अयप्पा पणिगर जैसे विद्वानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो किसको दिया गया था? प्रतिभा सतपथी को। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन लुई ब्रेल, जो ब्रेल लिपि है, इस लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल। क्या नाम था? लुई ब्रेल ने खोज की थी और लुई ब्रेल का जन्म जो है 4 जनवरी को हुआ था। लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के। कुल मिला के कहने का मतलब है फ्रांस के लुई ब्रेल ने लुई ब्रेल की याद में 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इसको मनाने की जो आधिकारिक घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में की गई थी। इस पर कुछ चीज़ें बस याद करना है। ब्रेल दिवस लुई ब्रेल के जन्म दिवस के रूप में याद किया जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के थे। ठीक है, और लुई ब्रेल मतलब ब्रेल लिपि का जो खोज हुआ था वो 1824 में हुआ था। 1824 में ब्रेल लिपि का खोज हुआ था। और विश्व ब्रेल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो मान्यता दी वो 2019 को दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लिंकिट की एम्बुलेंस सेवा। अभी हाल ही में ब्लिंकिट के CEO अलविंदर ढिंढसा ने जो है गुड़गांव में एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, और यह जैसे आप ब्लिंकिट में सामान बुक करते हैं उसी तरह आप इसको बुक करेंगे और यह 10 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी। ठीक है, और यह बुक होगा किससे? ब्लिंकिट ऐप से। मेथिल कोबालमीन, बेसिकली यह B12 का एक प्राकृतिक रूप है ना। इसे हाल ही में फसाई ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा इसको लेकर के एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, बेसिकली विटामिन B12 जो है यह प्राकृतिक रूप से मांस, मछली, अंडे, दूध वो अन्य उत्पादों में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और यह एक विशेष मिथाइल समूह का भाग है। अच्छा, विटामिन B12 जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे DNA संश्लेषण, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन, तंत्रिका संबंधी कार्य, यानी जैसे तंत्रिका तंत्र प्रणाली में स्वास्थ्य, मतलब तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इसके कमी से एनीमिया, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न
हो सकती हैं। यह लाल रक्त कणिकाओं के बनने में मदद करता है। थकावट और कमजोरी महसूस हो तो इसके नियमित सेवन से कमजोरी दूर होगी, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो ये था 4 जनवरी का करंट। अब आगे आप लोग पढ़ाई करते रहिए, समय बहुत कम है, और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको फॉरवर्ड भी करते रहिए। हालांकि आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है। हम एक प्रोग्राम ये ला रहे हैं कि जल्द ही हम मेंस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।